बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, अक्सर मंजिल उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। जय हिंद साथियों, जीके बाई शिवकांत कौशिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो जीके का लेक्चर है वो है गजनवी वंश की स्थापना या भारत पर तुर्कों का आक्रमण। इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बताया कि किस प्रकार से जो अरब मुसलमान जो आक्रमणकारी हैं वो भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं और जो मुसलमान जो आक्रमणकारी थे उनके लिए भारत में दरवाजे खोल देते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इसके बारे में। गजनवी वंश जो था दोस्तों उसका जो संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है दोस्तों अलप्तगीन को। यानी कि गजनवी वंश की स्थापना किसने की थी? तो गजनवी वंश की स्थापना दोस्तों अलप्तगीन के द्वारा की गई थी। इसके पश्चात दोस्तों जो गजनवी वंश है उसका एक अन्य नाम भी मिलता है जिसे हम यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि यामिनी वंश या गजनवी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो यामिनी वंश या फिर गजनवी वंश का संस्थापक दोस्तों अलप्तगीन को ही माना जाता है। अगर हम गजनवी साम्राज्य स्थापित होने से पहले अलप्तगीन के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, तो अलप्तगीन जो था वह कौन था इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक साम्राज्य था दोस्तों जिस साम्राज्य का नाम था समानी साम्राज्य। यह समानी साम्राज्य दोस्तों बुखारा क्षेत्र में विस्तृत था। तो समानी साम्राज्य का जो शासक था दोस्तों उस शासक का नाम हमें मिलता है अब्दुल मलिक। और इस अब्दुल मलिक का एक गुलाम था यानी कि दास था दोस्तों जिसका नाम था अलप्तगीन। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अलप्तगीन किसका गुलाम या किसका दास था तो वह राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अब्दुल मलिक। और अब्दुल मलिक कौन था दोस्तों? समानी साम्राज्य का शासक था। इसके पश्चात दोस्तों जो अलप्तगीन था इसके साहस को देखते हुए जो अब्दुल मलिक है वह खुरासान जो साम्राज्य है, खुरासान जो प्रांत है उसका प्रांतपाल किसे बना देता है दोस्तों? अलप्तगीन को बना देता है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी पुट हो सकता है कि अब्दुल मलिक के द्वारा अलप्तगीन को कौन सा क्षेत्र का कार्यभार सौंप दिया गया था? तो उसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? खुरासान होगा, खुरासान। इसके पश्चात दोस्तों जो अलप्तगीन है यह खुरासान का प्रांतपाल बन जाता है। इसके पश्चात जो अब्दुल मलिक है उसकी मृत्यु हो जाती है और अब्दुल मलिक की मृत्यु के पश्चात जो यहां समानी साम्राज्य की जो गद्दी है वह विवादित क्षेत्र में आ जाती है। तो समानी साम्राज्य की जो गद्दी होती है दोस्तों उसके ऊपर विवाद हो जाता है, यानी कि शासक कौन गद्दी के ऊपर बैठे इसके बारे में विवाद हो जाता है। इसके पश्चात यहां समानी साम्राज्य की जो गद्दी के ऊपर जो विवाद करने वाले थे वह मुख्यतः दो थे। एक तो यहां पर अब्दुल मलिक का दोस्तों चाचा होता है और एक इसका भाई होता है। इन दोनों के बीच में दोस्तों समानी साम्राज्य की गद्दी के ऊपर विवाद होता है। तो यहां पर जो अलप्तगीन था जो खुरासान का प्रांतपाल था और जो यहां अब्दुल मलिक का दास था, यह दोस्तों जो इसका चाचा होता है अब्दुल मलिक का, यहां पर यह इसके मत के प्रति अपना डिसीजन लेता है कि इसका चाचा ही मुख्यतः है यहां समानी साम्राज्य की गद्दी के ऊपर बैठे। लेकिन इसके पश्चात दोस्तों जो इसका भाई था जिसका नाम हमें मिलता है मंसूर, यानी कि मुख्यतः जो मंसूर है वह समानी साम्राज्य की गद्दी के ऊपर बैठ जाता है, आसीन हो जाता है। और जो यहां पर जो अपना मत यहां इसके चाचा के प्रति दर्शा रहा था इनकी मुख्यतः हार हो जाती है। तो यहां पर जो अलप्तगीन है दोस्तों, अलप्तगीन यहां इसके चाचा के पक्ष में था, इसलिए इसका भाई जो मंसूर है अब्दुल मलिक का उसके गद्दी के ऊपर आसीन होने के पश्चात जो अलप्तगीन है वह अपनी तुर्की जो सैनिक थे उन तुर्की सैनिकों के साथ दोस्तों यहां इस क्षेत्र को खाली करके यह अफगानिस्तान की तरफ रवाना हो जाता है। अब ये यहां अफगानिस्तान की तरफ रवाना क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि यहां पर जो अपना मत यहां दर्शा रहा था यह इसके चाचा के प्रति था कि मुख्यतः यहां का जो शासक बने वह इसका चाचा बने, अब्दुल मलिक का चाचा बने। इसलिए यहां पर जैसे ही इसका चाचा यहां गद्दी के ऊपर नहीं बैठता है, इसका भाई मंसूर गद्दी के ऊपर आसीन हो जाता है, तो मुख्यतः दोस्तों इनको डर होता है, इनको भय होता है कि यहां इनके ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। उस कार्यवाही से डर के कारण दोस्तों यह उस क्षेत्र को खाली करके अफगानिस्तान की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही अब अफगानिस्तान की तरफ रवाना होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा ये क्षेत्र है, हमारा भारत, ये वर्तमान पाकिस्तान
और ये दोस्तों अफगानिस्तान। तो इस अफगानिस्तान क्षेत्र के अंदर दोस्तों उस समय यहां पर एक शासक होता है, जिस शासक का नाम था अबू बकर लवीक। जिस शासक का नाम क्या था दोस्तों? अबू बकर लवीक। तो यहां पर जैसे ही क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, यानी कि इस क्षेत्र से होते हुए जो अलप्तगीन है वह अपने तुर्की सैनिकों के साथ अफगानिस्तान की तरफ आता है, और अफगानिस्तान की तरफ आते ही दोस्तों वह अबू बकर लवीक के ऊपर अटैक कर देता है, वह आक्रमण कर देता है, और आक्रमण के पश्चात वह इसको हराकर यहां इसका जो क्षेत्र था, इसका प्रांत था, जिनमें मुख्यतः दोस्तों दो क्षेत्र शामिल थे। पहला जो क्षेत्र मिलता है दोस्तों वह क्षेत्र मिलता है जाबुलिस्तान, और दूसरा जो क्षेत्र मिलता है दोस्तों वह क्षेत्र मिलता है गजनी। तो दोस्तों यहां अलप्तगीन जैसे ही अबू बकर लवीक के ऊपर आक्रमण करता है तो वह उसके क्षेत्र जाबुलिस्तान और गजनी के ऊपर अधिकार कर लेता है। अब जैसे ही वह गजनी के ऊपर अधिकार करता है दोस्तों, तो इस गजनी क्षेत्र को जो वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर ही यहां पर स्थित है, इसी गजनी क्षेत्र को वह अपनी राजधानी बनाकर यहां पर एक साम्राज्यिक वंश की स्थापना करता है, जिस वंश का नाम हमें क्या मिलता है दोस्तों? गजनवी वंश। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि गजनवी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? अलप्तगीन को माना जाता है। तो यहां से और भी क्वेश्चन आता है, और वह क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों कि गजनी साम्राज्य में स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था, या प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अलप्तगीन होगा। अब प्रथम तुर्क के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यानी कि प्रथम तुर्क और प्रथम तुर्क की अगर हम बात करें तो अलप्तगीन। तो अलप्तगीन यहां पर प्रथम तुर्क था दोस्तों, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि अलप्तगीन या फिर गजनवी वंश के जो शासक थे दोस्तों वह मुख्यतः ईरानी शाखा से संबंधित है, यानी कि मुख्यतः वह ईरान के रहने वाले थे। लेकिन जिस समय भारत के ऊपर अरबों ने आक्रमण किया, तो उस आक्रमण के समय वह वहां जो शासक थे दोस्तों वह तुर्किस्तान की तरफ रवाना हो जाते हैं डर और भय के कारण, और तुर्किस्तान में वहां के जो लोग थे उन लोगों के साथ इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि वहां के जो वंशज हैं वो क्या कहलाते हैं? वो यहां पर तुर्की कहलाते हैं। इसलिए दोस्तों यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो गजनवी शासक थे वो कहां के थे, तो यहां से मुख्यतः है दोस्तों अगर हम बात करें तो वह ईरानी थे, लेकिन तुर्किस्तान चले जाने के कारण वह क्या कहलाएंगे? वह तुर्की कहलाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों यहां से क्वेश्चन आता है प्रथम तुर्क स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह किसे दिया जाता है? अलप्तगीन को दिया जाता है। इसके पश्चात दोस्तों जो अलप्तगीन है वह अलप्तगीन इस संपूर्ण क्षेत्र के दौरान यहां गजनवी साम्राज्य को स्थापित करता है, और गजनवी साम्राज्य को स्थापित कर 963 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र होता है दोस्तों, जिस पुत्र का नाम हमें मिलता है इसहाक। यानी कि इसहाक इसका पुत्र होता है दोस्तों, और यह गद्दी के ऊपर बैठता है 963 ईस्वी में। अब यह 963 ईस्वी में जैसे ही गद्दी के ऊपर बैठता है तो यह ज्यादा समय तक नहीं रहता, और यहां पर ज्यादा से ज्यादा ये 3 वर्ष तक शासन करता है दोस्तों, और 3 वर्ष के पश्चात इस इसहाक का यहां पर एक सेनापति होता है, जिस सेनापति का नाम हमें मिलता है बलक्तगीन। क्या नाम मिलता है दोस्तों? बलक्तगीन। यानी कि बलक्तगीन जो था वह किसका सिपाही था, किसका सैनिक था दोस्तों? तो वह इसहाक का सैनिक था। यानी कि दोस्तों लगभग यह है इसहाक जो होता है अलप्तगीन का जो पुत्र होता है, यह लगभग 3 वर्ष तक शासन करता है। 3 वर्ष के पश्चात इसहाक का जो सैनिक था बलक्तगीन वह गद्दी के ऊपर आसीन हो जाता है, और यहां पर गजनवी साम्राज्य की गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। इसके पश्चात दोस्तों यहां बलक्तगीन जो था इसकी मृत्यु हो जाती है 972 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु के पश्चात जो अलप्तगीन था उसका एक अन्य गुलाम और होता है। यानी कि यहां पर मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो अब्दुल मलिक था उसका यहां पर गुलाम था, दास था कौन? अलप्तगीन। इस साम्राज्य से यह मुक्त होकर अफगानिस्तान में चला जाता है, और अफगानिस्तान में जाकर गजनवी साम्राज्य की स्थापना करता है, और गजनवी साम्राज्य में इसके पश्चात इसका पुत्र इसहाक गद्दी के ऊपर बैठता है। लेकिन अलप्तगीन जो होता है दोस्तों इसका एक गुलाम होता है जिसका हमें नाम मिलता है पिराई।
तो यहां पर जैसे ही 972 ईस्वी में यहां पर इनकी मृत्यु होती है, तो 972 ईस्वी में यहां पर गद्दी के ऊपर जो बैठता है उस शासक का नाम था दोस्तों पिराई। यह गद्दी के ऊपर कब बैठता है? 972 ईस्वी में। और यह किसका गुलाम होता है दोस्तों? यह अलतगीन का गुलाम होता है, अलतगीन का गुलाम। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा शासक यहां पर गुलाम था या कौन सा शासक गुलाम नहीं था, तो उनमें यहां पर राइट आंसर मिलेगा दोस्तों आपको पिराई। तो पिराई कौन था दोस्तों? यहां पर अलतगीन का गुलाम था। यह गद्दी के ऊपर कब बैठता है? 972 ईस्वी में बैठता है। इसके पश्चात दोस्तों 972 ईस्वी में जैसे ही ये गद्दी के ऊपर बैठता है तो यह इतना योग्य शासक नहीं होता। अब अलतगीन जो होता है दोस्तों, इस अलतगीन का एक अन्य गुलाम और होता है जिसका हमें नाम मिलता है सुबुक्तगीन। क्या नाम मिलता है दोस्तों? सुबुक्तगीन। ये सुबुक्तगीन यहां पर किसका गुलाम होता है दोस्तों? अलतगीन का। यानी कि पिराई और सुबुक्तगीन ये दोनों के दोनों किसके गुलाम होते हैं? ये दोनों के दोनों दोस्तों अलतगीन के गुलाम होते हैं। इसके पश्चात यहां पर जो पिराई, जैसे मैंने आपको बताया कि ये है, यहां पर ज्यादा योग्य शासक नहीं था, ज्यादा साहसी शासक नहीं था, इसलिए पिराई के शासनकाल में एक हिंदू शाही शासक जो उस समय भारत का शासक था, उत्तरी भारत का शासक था और एक अच्छा शासक था दोस्तों, वह इसके शासनकाल के दौरान यानी कि गजनवी साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि हिंदू शाही शासक, अगर हम हिंदू शाही शासक राजा जयपाल के बारे में बताएं दोस्तों, तो यहां से ये वाला जो क्षेत्र है मुख्यतः है अफगानिस्तान क्षेत्र, यानी कि यहां से होते हुए ये वाला दोस्तों, यहां एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम हमें मिलता है हिंदुकुश पर्वत। क्या नाम मिलता है दोस्तों? हिंदुकुश पर्वत। इस हिंदुकुश पर्वत के साथ यहां पर दोस्तों ये पूरे का पूरा जो दक्षिणी क्षेत्र था, और दक्षिणी क्षेत्र में कहां तक, यहां से इस प्रकार से एक विशाल नदी जाती है जिस नदी का नाम हमें मिलता है दोस्तों सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी की यहां पर सहायक नदियां हैं दोस्तों, जिन सहायक नदियों में हमें मिलती है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। तो उन्हीं नदियों में से दोस्तों यहां पर एक नदी आती है इस प्रकार से नीचे की तरफ, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, जिस नदी का नाम हमें मिलता है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी से लेकर दोस्तों ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र था, यहां ये वाला जो क्षेत्र था, जिन क्षेत्रों के अंदर पेशावर भी आता है, मुल्तान भी आता है और काबुल तक जो क्षेत्र था, पूरे का पूरा जो विस्तृत क्षेत्र था दोस्तों, इस क्षेत्र के अंदर जो शासक था उस शासक का हमें नाम मिलता है राजा जयपाल। यानी कि जो यहां पर हिंदू शाही, जो पूरे का पूरा जो हिंद साम्राज्य है, हिंदू शाही जो शासक था यहां पर, उसका साम्राज्य दोस्तों चिनाब नदी से लेकर यहां जो एक पर्वत श्रृंखला है, जिस पर्वत श्रृंखला का नाम हमें मिलता है दोस्तों हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, जिसका मुख्यतः जो यहां पर विस्तार मिलता है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलता है। यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहां इसी पर्वत श्रृंखला के अंदर एक दर्रा मिलता है यहां पर, जिस दर्रे को हम किस नाम से जानते हैं? खैबर के दर्रे के नाम से जानते हैं। तो यहां से अगर क्वेश्चन आता है कि खैबर का दर्रा कहां है, तो खैबर का दर्रा दोस्तों हिंदुकुश पर्वतमाला के अंदर है। और कहां पर है? तो यह पाकिस्तान के अंदर है। अगर यहां पर, जैसे मैंने यहां शब्द दिया दर्रा, अब ये दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है दोस्तों दो पहाड़ों के बीच, जैसे कोई पहाड़ है, ये भी कोई पहाड़ है, इन दो पहाड़ों के बीच जो संकरी रास्ता होता है, जो बीच का जो यहां पर संकरी रास्ता होता है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे वह भारत में किस दिशा से, किस डायरेक्शन से हुए थे, तो अगर डायरेक्शन पूछ रहे दोस्तों तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगी? उत्तर और पश्चिम होगी। और अगर यहां पर दोस्तों, अगर यहां पूछ ले कि किस दर्रे से होकर हुए थे, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा दोस्तों खैबर का दर्रा। तो खैबर दर्रे से सबसे ज्यादा मुसलमान आक्रमण हुए थे। अब सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे दोस्तों, वो यहां उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही क्यों हुए थे? अब बात ये उठती है, तो अगर हम ध्यान दें हमारे मैप के ऊपर, तो हमारा जो इंडिया का मैप है उसके यहां पूर्वी क्षेत्र के ऊपर, अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहां मैंने आपको यहां इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कोई भी मैप हो उसकी हमेशा ही ये डायरेक्शन क्या रहती है? पूर्व रहती है। ये डायरेक्शन पश्चिम रहती है, ये डायरेक्शन यहां पर नॉर्थ, और ये वाली जो डायरेक्शन रहेगी ये क्या रहेगी? साउथ रहेगी। यानी ये डायरेक्शन उत्तर और ये डायरेक्शन दक्षिण रहेगी।
अब यहां सबसे जो आक्रमण मैंने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा आक्रमण भारत के ऊपर हमेशा ही उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र से हुए। तो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र से ही क्यों हुए हैं, तो यहां जान देंगे कि यहां हमारा जो यहां इंडिया है, भारत है, उसके इस क्षेत्र में यानी कि पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों यहां पर एक बंगाल की खाड़ी यानी कि पानी का पूरा विस्तार है, यानी कि यहां पर पूरे का पूरा पानी का फैलाव। तो इस क्षेत्र से यहां पर जो भी आक्रमण करेंगे दोस्तों, उनको यहां पर काफी सोर्सेज की जरूरत होगी, काफी माध्यमों की जरूरत होगी। तो यहां पर वो यहां खर्चीले भी होंगे और जटिल भी होंगे। उसी प्रकार दोस्तों हमारी जो पश्चिमी दिशा है, ये वाली जो दिशा है इंडिया के साथ, यहां पर भी पानी का विस्तार है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अरब सागर। तो यहां पर जो अरब सागर है ये भी रास्ता क्या होगा दोस्तों, जटिल होगा। उसी के साथ दोस्तों यहां पर ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के साथ एक विशाल पर्वत रेंज है जिसे हम कहते हैं हिमालय। तो हिमालय की यहां पर ज्यादा ऊंचाई और एक विशाल पर्वत होने के कारण दोस्तों यहां पर भी ज्यादा आक्रमण नहीं हो सके। अब सिर्फ ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो दिशा है, सिर्फ ये बस्ती है जहां पर न ही ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार है और न ही ज्यादा यहां पर पानी का विस्तार है। तो इस प्रकार दोस्तों थल क्षेत्र होने के कारण, यहां पर स्थलीय मार्ग होने के कारण सबसे ज्यादा जो आक्रमण हुए हैं वो हमेशा किस डायरेक्शन से हुए हैं, उत्तर और पश्चिमी डायरेक्शन से हुए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर इस प्रकार से एक पर्वत है जो मुख्यतः अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर विस्तृत है, जिस पर्वत को हम क्या बोलते हैं, हिंदुकुश पर्वत। तो हिंदू शाही जो शासक था राजा जयपाल, इसका जो विस्तार था, क्षेत्रीय विस्तार था, वह चिनाब नदी से लेकर कहां तक फैला हुआ था, हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। इसके पश्चात दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया कि जो पिराई था 972 ईस्वी में यह गद्दी के ऊपर बैठता है और यह किसका गुलाम होता है, अलतगीन का गुलाम होता है। इसके ही शासनकाल में हिंदू शाही जो शासक है राजा जयपाल, वह पहली बार यहां गजनवी साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस शासक के कार्यकाल के दौरान, किस शासक के समय में हिंदू शाही शासक राजा जयपाल ने गजनवी के ऊपर आक्रमण किया था। तो उसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, पिराई होगा। क्या होगा दोस्तों, पिराई होगा। अब जैसे ही राजा जयपाल जो होता है वह आक्रमण करता है गजनवी क्षेत्र में, इस क्षेत्र के ऊपर आक्रमण करता है दोस्तों, तो यहां पर इसकी सूचना पहले से ही किसे मिल जाती है, इस सुबुक्तगीन जो किसका गुलाम था, अलप्तगीन का गुलाम था। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये बड़ा ही योग्य था, बड़ा ही साहसी था। इसलिए यहां पर जैसे ही राजा जयपाल गजनवी प्रदेश के ऊपर आक्रमण करता है तो राजा जयपाल के आक्रमण को यहां सुबुक्तगीन के द्वारा असफल कर दिया जाता है। तो यहां पर जो सुबुक्तगीन है जैसे ही इस आक्रमण को असफल करता है, उसके यहां पर पूरे के पूरे साम्राज्य में इसका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, इसकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप 977 ईस्वी में पिराई की जगह यहां पर गद्दी के ऊपर कौन बैठ जाता है दोस्तों, सुबुक्तगीन बैठ जाता है। तो सुबुक्तगीन यहां पर गद्दी के ऊपर कब बैठता है, 977 ईस्वी में बैठता है। तो यहां से मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों कि गजनवी साम्राज्य या यामिनी वंश जो है उसका संस्थापक किसे माना जाता है, अलप्तगीन को माना जाता है। अलप्तगीन जो होता है वो गुलाम होता है, किसका होता है, अब्दुल मलिक का होता है। और अब्दुल मलिक किस साम्राज्य का शासक होता है दोस्तों, बुखारा प्रांत के अंदर ही, बुखारा क्षेत्र के अंतर्गत ही यहां पर एक साम्राज्य होता है जिस साम्राज्य का नाम था समानी साम्राज्य, और इसका यहां पर शासक कौन, अब्दुल मलिक। इसके पश्चात, इसकी मृत्यु के पश्चात यहां पर जो अलप्तगीन है वो इस समानी साम्राज्य को छोड़कर अफगानिस्तान में आ जाता है। अफगानिस्तान में आकर अबू बकर जो लविक होता है उसको यहां पर हराकर इस पूरे के पूरे साम्राज्य में गजनवी वंश की यहां पर स्थापना करता है। और गजनवी वंश की स्थापना कर यहां पर जो अलप्तगीन है उसकी मृत्यु के पश्चात यहां इसहाक नाम जो इसका पुत्र था वह गद्दी के ऊपर बैठता है, जो मात्र 3 वर्ष तक ही शासन करता है, 3 वर्ष तक ही शासन करता है। तो इसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों यह यहां पर 963 ईस्वी से लेकर 966 ईस्वी तक रहेगा। तो ये 3 वर्ष तक शासन करता है। इसके पश्चात जो बलतगीन है, जो इसहाक का यहां पर सैनिक होता है, सेनापति होता है, वह गद्दी के ऊपर बैठ जाता है और बलतगीन की मृत्यु 972 ईस्वी में हो जाती है। और 972 ईस्वी में जो पिराई होता है, जो अलप्तगीन का गुलाम होता है, वह गद्दी के ऊपर बैठ जाता है, जिसके समय में राजा जयपाल जो हिंदू शाही शासक होता है वह गजनवी प्रदेश के ऊपर आक्रमण करता है
और यहां पर इस आक्रमण को असफल कौन कर देता है? सुबुक्तगीन, जिसके कारण इसकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है और सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में यहां पर गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। तो सुबुक्तगीन के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब सुबुक्तगीन के बारे में पढ़ते हैं। सुबुक्तगीन का टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, वह 997 ईस्वी से लेकर 977 ईस्वी से लेकर 997 ईस्वी तक रहता है। जितने भी अलख्तगीन के गुलाम थे दोस्तों, उन सभी गुलामों के अंदर यहां पर जो सबसे योग्य गुलाम था वह सुबुक्तगीन ही कहलाया। तो सुबुक्तगीन जो था दोस्तों, इसका जो कार्यकाल है वह 977 ईस्वी से लेकर 997 ईस्वी तक चला। इसके पश्चात सुबुक्तगीन जो था दोस्तों, उसके समय हमारा जो भारत क्षेत्र है इस भारत क्षेत्र में यहां पर मैंने आपको बताया कि एक विशाल पर्वत जिसको हम बोलते हैं हिंदुकुश पर्वत, और यहां से होते हुए इस प्रकार से एक विशाल नदी जो तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, जिस नदी को हम बोलते हैं सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी की यहां से एक सहायक नदी दोस्तों, जो बाद में मिठानपुर क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर सिंधु नदी में मिलती है, जिसे हम कहते हैं चिनाब नदी। जो चिनाब नदी है दोस्तों, इसी का यहां पर प्राचीन नाम है जिसे हम बोलते हैं अस्किनी। यानी कि किस नदी को अस्किनी नाम से भी जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चिनाब नदी। इस चिनाब नदी से लेकर हिंदुकुश पर्वत तक जो बीच का क्षेत्र है दोस्तों, इस बीच वाले जो क्षेत्र के अंदर जो शासक था, उस शासक का नाम था राजा जयपाल। और यहां पर दोस्तों एक क्षेत्र जो गजनवी शासकों की राजधानी थी, जिस क्षेत्र का, जिस जगह का नाम क्या मिलता है? गजनी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर जो शासक कौन बैठा था दोस्तों 977 ईस्वी में, वह शासक कौन बन बैठा था? सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन यहां सन 986 ईस्वी में राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है। यानी कि जैसे ये गद्दी के ऊपर बैठता है दोस्तों, गद्दी के ऊपर यहां पर जो इनकी सीमाएं सटी हुई थी, गजनवी जो शासक थे, इनके क्षेत्र की जो सीमाएं यहां पर लगी हुई थी, वो दोस्तों यहां पर हिंदू शाही जो शासक था राजा जयपाल, जो यहां पर इनसे पहले इसके ऊपर भी आक्रमण कर चुका था, उनके साथ यहां इस क्षेत्र की सीमा इस क्षेत्र को स्पर्श करती थी। अब जैसे इन दोनों प्रांत, यहां पर दोनों क्षेत्र के जो शासक थे वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन चुके थे, तो यहां इसी चीज का यहां पर लाभ उठाते हुए, अपने क्षेत्र को विस्तारित करते हुए, अपने क्षेत्र को फैलाने के लिए यहां पर जो सुबुक्तगीन है वह 986 ईस्वी में राजा जयपाल जो हिंदू शाही शासक है उसके ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है। अब जैसे ये इसके ऊपर आक्रमण करता है दोस्तों सुबुक्तगीन, तो उस समय यहां पर इस आक्रमण के दौरान, इस युद्ध के दौरान जो सुबुक्तगीन का पुत्र है, जिसका यहां पर नाम मिलता है महमूद। क्या नाम मिलता है दोस्तों? महमूद। उस युद्ध में सुबुक्तगीन यानी कि अपने पिता का साथ महमूद के द्वारा भी दिया जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसा बताया जाता है कि दोस्तों 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन और राजा जयपाल दोनों के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध के दौरान यहां पर यह कोई निर्णायक युद्ध नहीं निकलता। यानी कि यहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि उस युद्ध में यहां पर पूर्णतः राजा जयपाल की हार हुई थी। ऐसा बताते हैं दोस्तों कि जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तो यहां पर भीषण तूफान आता है और यहां पर बर्फबारी होती है, और बर्फबारी होने की वजह से जो राजा जयपाल है उसकी जो सेना है वो इधर उधर हो जाती है, वो बिखर जाती है, और बिखर जाने के कारण यहां पर मुख्यतः जो पूरे का पूरा जो सुबुक्तगीन था वो इसके लगभग यहां पर जो क्षेत्र थे, उत्तरी क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन के द्वारा हिंदू शाही शासक राजा जयपाल के ऊपर जैसे ही आक्रमण किया जाता है, युद्ध किया जाता है, इसी युद्ध के दौरान दोस्तों यहां से क्वेश्चन पुट होता है कि
प्रथम तुर्क शासक कौन था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था? तो प्रथम जो तुर्क था दोस्तों वह सुबुक्तगीन था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। और वह आक्रमण किसके विरुद्ध किया था दोस्तों? तो हिंदू शाही शासक राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। और कब किया था दोस्तों? 986 ईस्वी में किया था। जो राजा जयपाल था दोस्तों, इनकी जो राजधानी थी, यानी कि हिंदू जो शाही शासक थे, इनकी जो राजधानी थी वह राजधानी थी दोस्तों वैहिन। यानी कि जो राजधानी का नाम मिलता है वह राजधानी का नाम मिलता है दोस्तों वैहिन, जो किसके निकट मिलती है दोस्तों? पेशावर के निकट मिलती है। और पेशावर वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, जो उस समय भारत का हिस्सा था। तो यहां पर जो वैहिन शासक है, वैहिन जो राजधानी का जो शासक था दोस्तों राजा जयपाल, 986 ईस्वी में यहां पर भीषण तूफान आने की वजह से, बर्फबारी होने की वजह से यहां पर इसकी सेना इधर उधर चली जाती है, यानी कि बिखर जाती है। और बिखरने के कारण जो सुबुक्तगीन है, जो गजनवी प्रदेश का शासक था उस समय, यह इसके क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लेता है। इसके पश्चात दोस्तों जो सुबुक्तगीन है उसके मैंने यहां पर पुत्र के बारे में चर्चा की, जिस पुत्र का नाम क्या है? क्या? महमूद गजनवी। यही वो महमूद गजनवी है दोस्तों जिसने भारत के ऊपर काफी बार आक्रमण किया था और आक्रमण करके अत्यधिक मात्रा में इस क्षेत्र से धन को लूटकर अपने गजनवी प्रदेश में लेकर गया था। इसके पश्चात जैसे ही जो सुबुक्तगीन है उसकी जो मृत्यु होती है दोस्तों, वह मृत्यु होती है 997 ईस्वी में। और 997 ईस्वी में दोस्तों जैसे ही सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है, तो मृत्यु से पहले सुबुक्तगीन अपना यहां पर उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाता है, जिस उत्तराधिकारी का नाम मिलता है दोस्तों इस्माइल। तो इस्माइल जो होता है दोस्तों, अब वो कौन होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सुबुक्तगीन यहां पर सुबुक्तगीन के दोस्तों यहां दो पुत्र होते हैं। पहला जो पुत्र होता है उसका नाम मिलता है महमूद, जो आगे चलकर क्या कहलाया था? महमूद गजनवी। और यहां पर सुबुक्तगीन का जो सबसे छोटा पुत्र होता है उसका नाम होता है दोस्तों इस्माइल। अब सुबुक्तगीन जैसे इसकी 997 ईस्वी में मृत्यु होती है दोस्तों, तो मृत्यु से पहले अपना जो उत्तराधिकारी है वह किसे नियुक्त कर जाता है? सुबुक्तगीन इस्माइल को। तो 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात इस्माइल गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन ये पूरी की पूरी जो घटना है दोस्तों, यह रास किसको नहीं आती है? यह रास महमूद गजनवी को नहीं आती है। और महमूद गजनवी यहां क्या करता है? अपना जो छोटा भाई है जिसका नाम क्या था? इस्माइल, इसके प्रति यह यहां पर युद्ध कर लेता है और युद्ध करके इसको यहां गद्दी से हटा देता है। और गद्दी से हटाकर 998 ईस्वी में यह गद्दी के ऊपर समासीन हो जाता है। तो महमूद जो गजनवी था वह गजनवी प्रदेश का गजनवी शासक कब बना था? तो गजनवी शासक दोस्तों कब बना था? 998 ईस्वी में बना था। तो महमूद गजनवी का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, यह टाइम पीरियड रहेगा महमूद गजनवी। इसका जो समय है दोस्तों वह 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रहा। यानी कि महमूद गजनवी गजनवी प्रांत का जो शासक है वह 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक रहता है। इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों महमूद गजनवी का, वह नवंबर 971 ईस्वी को गजनी क्षेत्र में हुआ था, जो कहां पड़ता है दोस्तों? अफगानिस्तान में पड़ता है। इनके जो पिता हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिनका नाम था सुबुक्तगीन, जो अलप्तगीन के दोस्तों क्या थे? अलप्तगीन के गुलाम। ध्यान रहे दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि सुबुक्तगीन का अलप्तगीन के साथ क्या संबंध था। तो मैं आपको बता दूं कि अलप्तगीन जो है उसका यहां पर गुलाम होता है सुबुक्तगीन, जैसे हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बाद में यहां पर इसकी बहादुरी को देखते हुए, इसके साहस को देखते हुए अलप्तगीन के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? सुबुक्तगीन के साथ कर दिया जाता है। इसलिए यह गुलाम बनने के बाद यहां पर इसका बाद में क्या बना था? दामाद बना था। तो सुबुक्तगीन का अलप्तगीन के साथ क्या संबंध था? यह पहले गुलाम था दोस्तों और बाद में इसका क्या बना? यह दामाद बना। इसके पश्चात दोस्तों जो सुबुक्तगीन है उसको यहां उसने अपने आप में एक उपाधि ग्रहण की थी, जिस उपाधि को हम
मीर उल उमरा के नाम से जानते हैं। यानी कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो मीर उल उमरा है वह किस शासक के द्वारा उपाधि ग्रहण की गई थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, सुबुक्तगीन होगा। इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है अमीरों का अमीर, यानी कि अमीरों का अमीर या मीर उल उमरा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो सुबुक्तगीन के द्वारा धारण की गई थी। इसके पश्चात दोस्तों जो महमूद गजनवी है, इस महमूद गजनवी को जाबुल का महमूद भी कहा जाता है। अब जाबुल का महमूद इसे क्यों कहा जाता है दोस्तों, जो यहां महमूद गजनवी है उनकी जो मां है उनका संबंध दोस्तों जाबुलिस्तान प्रदेश से था। तो जाबुलिस्तान प्रदेश से होने के कारण यहां पर महमूद गजनवी को कहां का महमूद, जाबुल का महमूद भी कहा जाता है। तो जाबुल के महमूद के नाम से किस महमूद को जाना जाता है, महमूद गजनवी को जाना जाता है। इसके पश्चात दोस्तों जो महमूद गजनवी है, इस महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा के द्वारा, बगदाद के खलीफा के द्वारा, जिसका नाम मिलता है दोस्तों अल कादिर बिल्लाह, यानी कि दोस्तों जो उस समय बगदाद का जो खलीफा होता है जिसका नाम हमें क्या मिलता है, अल कादिर बिल्लाह, इस अल कादिर बिल्लाह के द्वारा महमूद गजनवी को 999 ईस्वी में, 999 ईस्वी में जैसे यहां पर 998 ईस्वी में ये गद्दी के ऊपर बैठता है, तो बगदाद के खलीफा के द्वारा 999 ईस्वी में महमूद गजनवी को कुछ यहां पर प्रमुख उपाधियों से सम्मानित किया जाता है, जिनमें पहली जो उपाधि थी वह मिलती है यमीन उद दौला, और जो दूसरी उपाधि मिलती है दोस्तों वह मिलती है आमिर उल मिल्ला। यानी कि यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए कि यमीन उद दौला या फिर आमीन उल मिल्ला है, ये उपाधियां किसके द्वारा किसको प्रदान की गई थी, तो अल कादिर बिल्लाह जो बगदाद के खलीफा थे दोस्तों उनके द्वारा महमूद गजनवी को प्रदान की गई थी। इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों यहां पर यमीन उद दौला का वह होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और जो यहां पर अमीन उल मिल्ला है जो होता है उसका अर्थ होता है दोस्तों धर्म का संरक्षक। यानी कि यमीन उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्ला है धर्म का संरक्षक। ये दोनों की दोनों उपाधियां किसको प्रदान की गई थी, यहां पर महमूद गजनवी को प्रदान की गई थी। इनके पश्चात दोस्तों इन उपाधियों के साथ साथ महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि से यहां पर सम्मानित किया गया। जो यहां से क्वेश्चन आता है कि ऐसा पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी, तो सुल्तान की उपाधि जो ग्रहण करने वाला पहला शासक था दोस्तों वह पहला शासक कौन था, महमूद गजनवी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद था। कौन था दोस्तों, महमूद था। इसके पश्चात दोस्तों जो महमूद गजनवी है, इस महमूद गजनवी ने यहां पर 27 वर्ष की अवस्था के अंदर गद्दी प्राप्त की थी। तो काफी बार यहां से क्वेश्चन यह भी पुट हो सकता है कि महमूद गजनवी कितने वर्ष की आयु में गद्दी के ऊपर बैठा था। तो हमने पढ़ा दोस्तों कि महमूद गजनवी का जो जन्म होता है वह 971 ईस्वी में होता है और यह गद्दी प्राप्त करता है 998 ईस्वी में। इसलिए महमूद गजनवी 27 वर्ष की आयु में, 27 वर्ष की आयु में गजनी का शासक बना। यानी कि 27 वर्ष की आयु में दोस्तों यह गजनी का शासक बन जाता है। तो एक बार यहां से स्क्रीनशॉट निकालेंगे जल्दी से दोस्तों। अब जैसे ही 27 वर्ष की आयु में महमूद गजनवी
शासक बनता है और यहां पर बगदाद के खलीफा के द्वारा उपाधि ग्रहण करता है, तो उस समय बताया जाता है दोस्तों कि यहां पर महमूद गजनवी ने हर समय भारत के ऊपर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा ली थी। यानी कि बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से जैसे इसने यहां पर उपाधियां ग्रहण की थी, तो उपाधियां ग्रहण करते ही यहां पर यह प्रतिज्ञा ग्रहण करता है कि यह हर समय भारत के ऊपर आक्रमण करेगा। अगर हम आक्रमण की बात करें दोस्तों कि भारत के अंदर जो महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य थे, तो इन आक्रमण उद्देश्य की जो जानकारी मिलती है वो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग रूप में मिलती है। जैसे कि दोस्तों यहां पर एक इतिहासकार है, जिस इतिहासकार का नाम है उत्बी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जो पुस्तक है तारीख ए यामीनी। जैसे कि दोस्तों हमने पहले चर्चा की कि जो गजनवी साम्राज्य है या गजनवी वंश है, उसी वंश का अन्य नाम क्या मिलता है, यामीनी वंश। तो यहां पर जो उत्बी इतिहासकार है दोस्तों, यह महमूद गजनवी के दरबार के अंदर ही रहता था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जो पुस्तक मिलती है तारीख ए यामीनी। यानी कि तारीख ए यामीनी के अंदर जो महमूद गजनवी है उसकी जीवन शैली के बारे में बताया गया है, उसके आक्रमण के बारे में बताया गया है कि महमूद गजनवी का जो भारत के ऊपर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य बताया गया दोस्तों, वह जिहाद को बताया गया। किसे बताया गया दोस्तों, जिहाद को बताया गया। अब ये जिहाद क्या है, जिहाद का मतलब होता है दोस्तों धर्म की रक्षा करना। यानी कि यहां पर इसी पुस्तक के अंदर बताया गया कि महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर जो आक्रमण किया था, वह मुख्य जो उसका उद्देश्य था वह क्या था, अपने धर्म की रक्षा करना था। या फिर आप यहां से बोल सकते हो कि इसका यहां पर जो मुख्य उद्देश्य था वह था दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रचार करना, या फिर भारत के अंदर जो है मूर्ति पूजा की समाप्ति। यानी कि यहां से दोस्तों जो महमूद गजनवी है, उस महमूद गजनवी के जो आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य बताया जाता है वह इस किताब में दिया हुआ है कि यहां पर महमूद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किया था उसका मेन उद्देश्य था भारत के अंदर इस्लाम धर्म का प्रचार और जो मूर्ति पूजा जो भारत के अंदर हो रही थी अत्यधिक मात्रा में, उसकी समाप्ति करना। लेकिन बाकी कहीं भी ये चीज नहीं मिलती दोस्तों कि महमूद जो गजनवी है इसका मुख्य जो उद्देश्य है यह भारत के अंदर इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। सिर्फ और सिर्फ यह तारीख ए यामीनी के अंदर इसका वर्णन मिलता है। इसका जो मेन उद्देश्य बताया जाता है दोस्तों महमूद गजनवी का, उसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत के ऊपर आक्रमण करने का, वह है दोस्तों धन को लूटना। यानी कि महमूद गजनवी का भारत के ऊपर जो आक्रमण करने का सबसे ज्यादा जो मेन उद्देश्य बताया जाता है दोस्तों, वह उद्देश्य बताया जाता है कि महमूद गजनवी का धन को लूटना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस किताब के अंदर हमें मिलता है कि महमूद गजनवी का भारत के ऊपर आक्रमण करना जिहाद मुख्य लक्ष्य था, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तारीख ए यामीनी। और तारीख ए यामीनी जो है उसके जो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों, उत्बी, जो किसके दरबार में रहते थे, महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इसके पश्चात दोस्तों यहां महमूद गजनवी का जो मुख्य उद्देश्य था वह भारत के अंदर धन की प्राप्ति थी, यानी कि धन को लूटना था। अत्यधिक मात्रा में भारत के अंदर यह धन को लूटे और धन को लूटकर यह गजनवी क्षेत्र को डेवलप करे। तो इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या आएगा दोस्तों, धन को लूटना। इसके पश्चात दोस्तों यहां पर एक मुख्य इतिहासकार है जिसका नाम मिलता है हमें ए बी पांडे। यानी कि ए बी पांडे ने बताया कि जो महमूद गजनवी है उसका भारत में जो मुख्य उद्देश्य है आक्रमण करने का वह है हाथियों को प्राप्त करना। अब ये हाथियों को प्राप्त करना दोस्तों क्यों, यानी कि इसने बताया कि भारत के अंदर अत्यधिक मात्रा में जो सैनिक शक्ति थी, उस सैनिक शक्ति के अंदर जो शामिल थे वह यहां पर सेना के अंदर शामिल क्या थे,
हाथी जानवर जो थे वो सेना के अंदर शामिल थे। तो ए बी पांडे के शब्दों में, यानी कि ए बी पांडे ने बताया कि महमूद गजनवी का जो मुख्य जो यहाँ पर आक्रमण करने का उद्देश्य था वह भारत के अंदर हाथियों को प्राप्त करना था, ताकि वह जो मध्य एशिया के अंदर जो उसके शत्रु क्षेत्र है, यहाँ पर महमूद गजनवी के उन शत्रु क्षेत्रों के प्रति यह हाथियों का प्रयोग कर सके। तो यहां से क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि किस इतिहासकार ने महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य हाथियों को प्राप्त करना भी बताया है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए बी पांडे। लेकिन यहां पर दोस्तों एक व्यक्ति मिलता है जिसने यहां पर महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में बताया, जिस यहां पर इतिहासकार का नाम है हेनरी इलियट। तो हेनरी इलियट ने यहां पर बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग दोस्तों कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि किसके अनुसार गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हेनरी इलियट। अब यहां से इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे दोस्तों जल्दी से। महमूद गजनवी ने दोस्तों जिस समय भारत के ऊपर आक्रमण किए, उस समय जो भारत की स्थिति थी उस स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। ये वर्तमान भारत, ये यहां से इस प्रकार से पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। यहां क्षेत्र दोस्तों जिस क्षेत्र का नाम है गजनी क्षेत्र, जहां का सुल्तान था उस समय महमूद गजनवी था। अब दोस्तों उस समय जो भारत था, जिस समय भारत के ऊपर आक्रमण हुए गजनवी के, तो उस समय यहां पर एक विशाल नदी निकलती है यहां से, जो अरब सागर के अंदर गिरती है, जिस नदी को हम बोलते हैं सिंधु नदी। इस सिंधु नदी की दोस्तों एक सहायक नदी है जो मुल्तान क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर अपना जल जो है सिंधु नदी के अंदर गिराती है, जिस नदी को हम कहते हैं चिनाब नदी। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों यहां से इस प्रकार से एक विशाल रेंज है, एक विशाल पर्वत है, जिस पर्वत को हम कहते हैं हिंदू कुश पर्वत। यानी कि दोस्तों जिस समय गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण हुए थे, उस समय हिंदू कुश पर्वत से चिनाब नदी तक ब्राह्मण वंश विस्तृत था, जहां के शासकों को दोस्तों हिंदू शाही शासक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हिंदू शाही जो शासक थे दोस्तों, जिनमें जो मुख्य शासक था, जिसका नाम था दोस्तों जयपाल, उसका जो साम्राज्य था वह हिंदू कुश पर्वत से लेकर यहां चिनाब नदी तक विस्तृत था। तो यहां पर दोस्तों जो वंश था, उस वंश का नाम था ब्राह्मण वंश। उस समय दोस्तों जो यहां पर ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं कश्मीर, यहां पर जो वंश था दोस्तों, उस वंश का नाम है लोहार वंश। यानी कि कश्मीर में लोहार वंश थी था। और दोस्तों यहां पर एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस जगह का नाम है दोस्तों कन्नौज। तो उस समय कन्नौज क्षेत्र के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है, यहां पर जो वंश था वह वंश था
प्रतिहार वंश। यहां दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम है गुजरात, इस गुजरात क्षेत्र के अंदर जो वंश था वह वंश था दोस्तों चालुक्य वंश। यानी कि गुजरात क्षेत्र के अंदर जो वंश था वह चालुक्य वंश या फिर यहां पर सोलंकी वंश स्थित था। इसी प्रकार दोस्तों यहां एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम मिलता है बुंदेलखंड, जहां का शासक हुआ है दोस्तों विद्याधर। तो यहां पर जो बुंदेलखंड है वहां पर जो स्थित था दोस्तों जो वंश, उसका नाम मिलता है हमें चंदेल वंश। इसी प्रकार दोस्तों यहां जो बंगाल क्षेत्र है, उस बंगाल क्षेत्र के अंदर दोस्तों यहां पर एक वंश स्थित था, यानी कि बंगाल में जो वंश था वह था पाल वंश। तो दोस्तों गजनवी ने जिस समय भारत के ऊपर आक्रमण किया उस समय यहां हिंदू कुश पर्वत से लेकर चिनाब नदी तक जो यहां पर वंश स्थित था वह ब्राह्मण वंश था। कश्मीर के अंदर दोस्तों लोहार वंश था, कन्नौज के अंदर यहां पर प्रतिहार वंश था, और गुजरात जो क्षेत्र था वहां पर चालुक्य या सोलंकी वंश था, और यहां बुंदेलखंड के अंदर जो जहां का शासक विद्याधर हुआ है वहां का जो वंश था वह था दोस्तों यहां पर चंदेल वंश, और बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत पाल वंश। और यहां पर दोस्तों एक जगह पड़ती है जिस जगह को हम नाम से जानते हैं मुल्तान। तो मुल्तान के अंदर दोस्तों मुल्तान के अंदर सिया संप्रदाय यानी कि सिया को मानने वाला एक शासक था जिसका नाम मिलता है दोस्तों दाऊद। यानी कि मुल्तान क्षेत्र के अंदर यहां पर जो शासक था, जो मुस्लिम शासक था दोस्तों, वह कौन था? यहां पर दाऊद था। अब जिस समय दोस्तों यहां भारत के ऊपर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण होता है उस समय इस संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया जाता है, और आक्रमण कर इस संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर से अत्यधिक मात्रा में धन को लूटकर गजनवी प्रदेश में महमूद गजनवी के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब जैसे हमने डिस्कस किया दोस्तों कि यहां पर जो उत्वी की किताब है तारीख ए यामिनी, उसके अंदर बताया गया है कि जो महमूद गजनवी है उसका जो मुख्य कारण था वह भारत के अंदर केवल और केवल यहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार था, यानी कि उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह धर्म की रक्षा यानी कि जिहाद था। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज ऐसी देखने को मिलती है जो वह उसके द्वारा जो दिया गया यहां पर वर्णन है उसको यहां पर झुठला देती है। जैसे कि यहां पर महमूद गजनवी ने क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया था तो उसी समय दोस्तों मध्य एशिया के अंदर जो ट्रांस ओक्सियान क्षेत्र था या फिर भारत क्षेत्र के अंतर्गत जो मुल्तान क्षेत्र था, जो यहां पर मुस्लिम शासकों का क्षेत्र था, उन मुस्लिम शासकों के ऊपर भी यहां पर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किए गए थे। अगर यहां पर महमूद गजनवी का दोस्तों केवल यहां इस्लाम धर्म का प्रचार करना ही होता तो यहां पर निसंदेह वह कभी भी यहां इन क्षेत्रों के ऊपर मुस्लिम क्षेत्रों के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करता। इसलिए दोस्तों यहां पर महमूद गजनवी का जो मेन उद्देश्य बताया जाता है भारत के ऊपर आक्रमण करने का, वह मेन उद्देश्य बताया जाता है कि उसने यहां पर केवल मुस्लिम जो शासक थे, चाहे वो शिया धर्म को मानने वाले हो चाहे फिर वो यहां पर कोई हिंदू शासक हो, उन शासकों के प्रति इसने आक्रमण किया था दोस्तों, और आक्रमण करके उनके प्रांत से जितना यहां पर उसने धन वगैरह लूटा वह उसने गजनवी प्रांत में पहुंचाया था। इसलिए यहां पर महमूद गजनवी का दोस्तों भारत के ऊपर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य बताया जाता है वह क्या बताया जाता है? धन को लूटना। तो एक बार यहां पर स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट निकालें, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों महमूद गजनवी के जो समकालीन भारत के अंदर जिस समय गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जो वंश थे वह विद्यमान थे। तो इसके आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। महमूद गजनवी का भारत के अंदर जो प्रथम आक्रमण था वह दोस्तों भारतीय सीमाओं के ऊपर था।
जो प्रथम आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, प्रथम आक्रमण वह दोस्तों 1000 ईस्वी में होता है। और 1000 ईस्वी में दोस्तों यह भारतीय सीमाओं पर स्थित किलों को विजिट करता है। यानी कि दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वह दोस्तों 1000 ईस्वी में किया था। और 1000 ईस्वी में दोस्तों वह हिंदू शाही जो शासक थे या फिर ब्राह्मण वंश जो था उसकी सीमाओं पर आक्रमण करता है और सीमाओं पर आक्रमण कर यहां के जो कुछ प्रमुख किले थे उनके ऊपर यह विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार दोस्तों महमूद गजनवी का यहां से क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी का राजा जयपाल के प्रति या हिंदू शाही शासकों के प्रति पहला जो आक्रमण किया गया था वह कब किया गया था। तो दोस्तों महमूद गजनवी का जो दूसरा आक्रमण था वह 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक राजा जयपाल के विरुद्ध था। अब यहां पर दोस्तों हम चर्चा करें कि जिस प्रकार जैसे यहां पर महमूद गजनवी आता है 1001 ईस्वी में, तो उस समय यहां हिंदू शाही जो शासक होता है वह शासक होता है दोस्तों राजा जयपाल। राजा जयपाल के बारे में हमने आपको बताया था दोस्तों कि राजा जयपाल जो था उसने पिराई के समय में, जो उस समय गजनवी का यहां पर शासक होता है, उस समय यह गजनवी प्रदेश के ऊपर आक्रमण भी करता है। जो सुबुक्तगिन के द्वारा, जो महमूद गजनवी के पिता थे, उनके द्वारा इसको असफल कर दिया जाता है। तो महमूद गजनवी 1001 ईस्वी में हिंदू शाही जो शासक होता है राजा जयपाल, जिनकी राजधानी होती है वह हिंद, जो यहां पर किसके निकट दोस्तों, पेशावर के निकट थी, राजा जयपाल पर आक्रमण करता है और इस युद्ध के अंदर दोस्तों राजा जयपाल की हार हो जाती है। अब यहां पर दोस्तों जैसे ही राजा जयपाल की हार हो जाती है तो महमूद गजनवी के द्वारा राजा जयपाल जो होता है, राजा जयपाल का जो पुत्र होता है आनंदपाल, या फिर जैसे राजा जयपाल के जितने भी यहां पर नाती होते हैं, जो संबंधी होते हैं, उन संबंधियों को यहां पर गिरफ्त में ले लिया जाता है। अब यहां पर जैसे इनको सभी को गिरफ्त में ले लिया जाता है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में संधि होती है, समझौता होता है। और यह समझौता होता है दोस्तों कि महमूद गजनवी के द्वारा राजा जयपाल जो होता है वो महमूद गजनवी को 25 जो है वो हाथी प्लस में 2,50,000 जो है वह दिनार देता है दोस्तों। यानी कि दिनार जो है दोस्तों वह सोने की मुद्राएं होती है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जो महमूद गजनवी है उसका भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य है। तो यहां से दोस्तों ये चीज यहां से भी क्लियर होती है कि महमूद गजनवी ने राजा जयपाल के विरुद्ध जैसे ही आक्रमण किया था तो इसको बंदी बना लिया था। और बंदी बनाकर दोस्तों इन दोनों के बीच में जो समझौता होता है वह समझौता किस लिए होता है दोस्तों, 25 हाथी और यहां पर लगभग 2,50,000 दिनार इसको देता है गजनवी को। और गजनवी इसके बदले में इसके पूरे के पूरे परिवार को, राजा जयपाल को बंदी मुक्त कर देता है। तो इसका यहां पर कहीं ना कहीं दोस्तों यहां से यह चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि महमूद गजनवी का भारत के अंदर जो आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रचार न करते हुए यहां पर मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना। तो इस प्रकार दोस्तों जैसे ही गजनवी है यहां से धन लेता है और यहां पर गजनवी प्रांत में चला जाता है। अब जो राजा जयपाल है वह एक के बाद एक अपनी हार यहां पर सहन न कर पाने के कारण वह क्या करता है, यहां पर स्वयं आत्मदाह कर लेता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं से अपमानित होकर यहां पर हार जाने के कारण आत्मदाह कर लिया था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राजा जयपाल। यानी कि राजा जयपाल है दोस्तों यह क्या करता है, आत्मदाह कर लेता है। तो गजनवी से हार जाने के कारण राजा जयपाल आत्मदाह कर लेता है। इसके पश्चात दोस्तों
जो राजा जयपाल का उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम है आनंदपाल, वो यहां गद्दी के ऊपर आसीन हो जाता है। इसके पश्चात जो यहां पर महमूद जो गजनवी है उसका जो नेक्स्ट आक्रमण होता है दोस्तों वह 1005 से 1006 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है दोस्तों? मुल्तान के विरुद्ध होता है। और दोस्तों इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि उस समय जो मुल्तान है, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर आता है, उस मुल्तान के अंदर शिया संप्रदाय जो यहां पर मानने वाला था, शिया धर्म को मानने वाला था, जिस शासक का नाम हमें क्या मिलता है दोस्तों? दाऊद मिलता है। तो यह 1005 से 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी मुल्तान यानी कि दाऊद के प्रति आक्रमण करता है और यहां पर दाऊद को यह हरा देता है और इन दोनों के बीच में भी संधि होती है। और वह संधि दोस्तों क्या होती है कि यह जो दाऊद होता है शिया संप्रदाय, यह महमूद गजनवी को लगभग 20,000 दिरहम, 20,000 जो दिरहम होती है, दिरहम भी दोस्तों एक मुद्रा होती है जो वर्तमान में यहां पर यूएई की जो मुद्रा है, तो यह 20,000 दिरहम प्रत्येक वर्ष देने का आश्वासन किसे देता है? महमूद गजनवी को देता है। इस संधि के उपरांत दोस्तों जो महमूद गजनवी है वो इस क्षेत्र को यहां पर मुक्त कर देता है और यह वापिस अपने गजनवी प्रांत में चला जाता है। तो सबसे पहले जो इसका आक्रमण हुआ था दोस्तों वह 1000 ईस्वी में हुआ था और यह किसके प्रति हुआ था? हिंदू शाही शासक जो राजा जयपाल है उसके क्षेत्र की सीमाओं के ऊपर हुआ था। इसके पश्चात जो यहां पर जयपाल के प्रति जो आक्रमण हुआ था दोस्तों वह 1001 ईस्वी में हुआ था, जिसके उपरांत राजा जयपाल की हार हो जाती है और राजा जयपाल यहां पर अपने आप में स्वयं में अपमानित होकर आत्मदाह कर लेता है। 1005 से 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया जाता है और मुल्तान क्षेत्र का जो शासक था उस समय दोस्तों जो दाऊद था, उन दोनों के बीच में संधि होती है और दाऊद के द्वारा प्रत्येक वर्ष 25,000 दिरहम यहां पर महमूद गजनवी को देने का वायदा किया जाता है। इसके पश्चात दोस्तों महमूद गजनवी का जो नेक्स्ट आक्रमण है वह है दोस्तों 1008 ईस्वी से 1009 ईस्वी में यह जो शासक होता है जयपाल, उसका जो पुत्र होता है आनंदपाल, उसके विरुद्ध होता है दोस्तों। यानी कि जो महमूद गजनवी है वह 1005 से 1006 ईस्वी में 20,000 दिरहम दाऊद से प्राप्त कर यहां पर वापिस आता है भारत में 1008 से 1009 ईस्वी में। 1008 से 1009 ईस्वी में दोस्तों यह जो जयपाल का पुत्र होता है आनंदपाल, उसके विरुद्ध आक्रमण करता है और यह जो शासक आनंदपाल है उसको हरा देता है। इसी उपरांत दोस्तों 1009 ईस्वी में ही जो महमूद गजनवी है वह कांगड़ा क्षेत्र पर आक्रमण करता है। जो कांगड़ा क्षेत्र है दोस्तों इसको यहां पर इस कांगड़ा क्षेत्र में एक जगह है जिसको हम नगरकोट के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। यानी कि महमूद गजनवी ने 1008 से 1009 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध आक्रमण कर उसको हरा दिया और 1009 ईस्वी में ही जो कांगड़ा क्षेत्र जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसके अंदर एक जगह है दोस्तों जिस जगह का नाम है नगरकोट। तो यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महमूद गजनवी ने नगरकोट के ऊपर आक्रमण कब किया था? तो 1009 ईस्वी में किया था। यहां पर दोस्तों इसी नगरकोट के अंदर एक भव्य मंदिर होता है जिस भव्य मंदिर को हम ज्वाला देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर दोस्तों महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में ज्वाला देवी जो मंदिर है उस मंदिर को तुड़वाकर यहां पर अत्यधिक मात्रा में, अपार मात्रा में उसने धन को लूटकर अपने गजनवी प्रांत वह लेकर गया था। महमूद जो गजनवी था दोस्तों वह यहां पर मूर्तियां तोड़ने के कारण और मंदिर तोड़ने के कारण जो महमूद गजनवी है उस महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मूर्ति भंजक शासक किसे कहा जाता है? तो वह दोस्तों महमूद गजनवी को कहा जाता है। इसके पश्चात दोस्तों जो महमूद गजनवी है यह 1014 ईस्वी में थानेश्वर क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ध्यान रहे दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये एचएसएससी 2018-2019 में हरियाणा पुलिस के अंदर पूछा गया था कि महमूद गजनवी के द्वारा थानेश्वर पर आक्रमण कब किया गया था। तो दोस्तों थानेश्वर पर जो आक्रमण किया गया था वह 1014 ईस्वी में किया गया था।
जो थानेश्वर जगह है दोस्तों, यह वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यानी कि महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र पर आक्रमण किया और वही क्षेत्र, उसी क्षेत्र से दोस्तों इसने यहां पर एक प्रतिमा थी, जिस प्रतिमा को हम चक्र स्वामी के नाम से जानते हैं। यानी कि थानेश्वर क्षेत्र से ही महमूद गजनवी ने चक्र स्वामी की जो प्रतिमा है उसको लूटकर दोस्तों गजनवी साम्राज्य के जो सार्वजनिक जगह है उस सार्वजनिक जगह के अंदर रखवा दिया था। तो इसलिए दोस्तों यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने थानेश्वर क्षेत्र के अंदर किस प्रतिमा को, किस मूर्ति को लूटा था, तो चक्र स्वामी की मूर्ति को लूटा था। और थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? 1014 ईस्वी में। इसके पश्चात दोस्तों जो महमूद गजनवी है वह 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करता है। कन्नौज जो वर्तमान में दोस्तों कहां? यूपी के अंदर पड़ता है। ये जैसे ही कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो मैंने बताया दोस्तों कि उस समय कन्नौज के अंदर जो वंश था वह था दोस्तों प्रतिहार वंश। अब जो प्रतिहार वंश था दोस्तों उस समय वहां का जो शासक था उस शासक का हमें नाम मिलता है राज्यपाल। महमूद गजनवी के द्वारा कन्नौज क्षेत्र के ऊपर जैसे 1018 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है तो दोस्तों राजा जो जयपाल होता है, जो प्रतिहार शासक होता है, वह बिना युद्ध किए ही यहां से भाग खड़ा होता है और यहां पर महमूद जो गजनवी है वो बिना किसी विरोध के कन्नौज क्षेत्र के ऊपर आक्रमण कर उस क्षेत्र को यहां पर लूट लेता है। कन्नौज जो क्षेत्र था दोस्तों उसी क्षेत्र के यहां पर आसपास का जो एरिया है, जो दिल्ली क्षेत्र के यहां पर अधीन आता था, उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से दो क्षेत्र यहां पर सम्मिलित थे। पहला जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का नाम था दोस्तों यहां पर वृंदावन और दूसरा जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का नाम था दोस्तों मथुरा। यानी कि उसी समय जो महमूद गजनवी है वो वृंदावन और मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है, जो उस समय यहां पर सर्वप्रसिद्ध यहां पर केंद्र थे और इन क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण करके यहां पर अपार मात्रा में यह धन प्राप्त करता है। इसके पश्चात दोस्तों जैसे ही महमूद गजनवी इन क्षेत्रों से धन धान्य प्राप्त करके जैसे ही वो गजनवी प्रांत में चला जाता है तो यहां पर जो बुंदेलखंड शासक होता है, जिस शासक का नाम मैंने आपको बताया था दोस्तों विद्याधर, जो बुंदेलखंड के अंदर यहां पर जो वंश था उस वंश का नाम मिलता है दोस्तों चंदेल वंश। तो चंदेल शासक यहां पर दोस्तों उस समय शासक था विद्याधर। तो विद्याधर दोस्तों यहां पर अपने जितने भी यहां पर जो राजपूत शासक थे उन राजपूत शासकों की यहां पर एक मित्र संघ बनाता है, एक समूह बनाता है और वह समूह किस लिए बनाता है कि वह जो कन्नौज शासक होता है राज्यपाल, उस राज्यपाल को यहां पर कार्यवाही कर सके, यानी कि उसके ऊपर आक्रमण कर सके। अब आक्रमण क्यों कर सके दोस्तों? क्योंकि इन सभी मित्र संघ का मानना यह था कि यहां पर जिस समय महमूद गजनवी ने भारत क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया था, यानी कि कन्नौज क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय जो प्रसिद्ध केंद्र थे जिसका नाम मिलता है वृंदावन और मथुरा, इन वृंदावन और मथुरा क्षेत्र को यहां पर बचाया नहीं गया था और यहां पर राज्यपाल के भाग जाने के कारण जो यहां पर मित्र संघ यहां पर बनाया गया था विद्याधर के द्वारा, इन सभी का निर्णय था कि यहां पर राजा जयपाल को सजा दी जाए। इसलिए दोस्तों इन सभी मित्र संघ ने यानी कि बुंदेलखंड के शासक विद्याधर के साथ मिलकर जो राजा जयपाल था, जो प्रतिहार शासक था, उस शासक की हत्या कर दी जाती है। इसके उपरांत दोस्तों जो महमूद गजनवी अपने प्रांत में गया हुआ था उसको इस चीज की, इस घटना की सूचना प्राप्त होती है कि यहां पर विद्याधर के द्वारा यहां पर मित्र संघ यहां पर बनाया गया था और उस संघ के द्वारा यहां पर जो शासक राज्यपाल है उस शासक की हत्या कर दी जाती है। यहां पर दोस्तों 1019 ईस्वी में जो यहां महमूद गजनवी है वो वापिस भारत क्षेत्र में आता है और 1019 ईस्वी में जैसे ही आता है दोस्तों तो 1020 से 1021 ईस्वी में, यानी कि 1020 से 1021 ईस्वी में यह मुकाबला करता है दोस्तों विद्याधर के साथ। तो दोस्तों यहां बुंदेलखंड सीमा के दौरान यहां महमूद गजनवी एक साइड, होता है दोस्तों महमूद गजनवी और बुंदेलखंड सीमा के उपरांत एक साइड जो होता है वह होता है चंदेल शासक विद्याधर। 1020 से 1021 ईस्वी में दोस्तों महमूद गजनवी का जो मुकाबला होता है वह राजा विद्याधर के साथ होता है।
अब जो राजा विद्याधर है दोस्तों, इसके पास यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सेना होती है, यानी कि ऐसा बताया जाता है कि महमूद गजनवी जो है वह पहली बार यहाँ पर किसी सेना को, किसी शासक को देखकर यहाँ पर भयभीत हुआ था। तो ऐसा बताते हैं दोस्तों, इन दोनों का यहाँ पर युद्ध होता है 1020 से 1021 ईस्वी में, और उस उपरांत यहाँ पर शाम के समय में जो विद्याधर की है यहाँ पर एक टुकड़ी हार जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो महमूद गजनवी था वो यहाँ पर भयभीत होता है विद्याधर की सेना को देखते हुए कि क्या पता यहाँ पर जो परिणाम होगा इस युद्ध का, उस परिणाम में क्या पता अब की बार यहाँ पर महमूद गजनवी की हार हो जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि महमूद जो गजनवी है, जैसे ही शाम का समय होता है, युद्ध की समाप्ति होती है और नेक्स्ट यहाँ पर डे आता है, उसकी सुबह जैसे ही महमूद गजनवी उठता है तो यह देखता है कि पूरे का पूरा यहाँ पर जो रणभूमि थी, उस रणभूमि के अंदर जो विद्याधर थी या उसकी जो सेना थी वह भाग खड़ी उठती है। यानी कि जो विद्याधर की जितनी भी सेना थी दोस्तों, वह बिना लड़े ही यहां से भाग जाती है। अगर दोस्तों यहां से हो सकता है इन दोनों का मुकाबला होता तो हो सकता है यहां पर आज भारत की तस्वीर अलग ही होती, क्योंकि विद्याधर के साथ दोस्तों यहां पर अनेक जो रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों का इसको यहां पर सहयोग प्राप्त था। इसलिए जो विद्याधर होता है दोस्तों, वह बिना लड़े ही महमूद गजनवी से यहां पर भाग खड़ा होता है। और विद्याधर यहां बुंदेलखंड के ऊपर 1020 से 1021 ईस्वी में आराम पूर्वक यहां बिना किसी विरोध के आक्रमण कर इस क्षेत्र को लूटकर दोस्तों वापिस अपने गजनी प्रांत लौटा देता है, यानी कि गजनवी प्रांत में लौट जाता है। जैसे यहां पर 1020 से 21 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण। अब 1021 से 1022 ईस्वी में दोस्तों, 1020 से 1021 ईस्वी में यह वापिस गजनवी प्रदेश चला जाता है। यहां पर विद्याधर जो होता है वो भाग खड़ा उठता है और 1020 से 1021 और 1021 से 1022 ईस्वी में यह वापिस अपने क्षेत्र यानी कि भारत आता है। जैसे ही भारत आता है दोस्तों, तो भारत आने के उपरांत विद्याधर के साथ इसकी एक संधि होती है और विद्याधर को महमूद गजनवी के द्वारा 15 किले, जो 15 किले हैं दोस्तों, वह दे दिए जाते हैं। यानी कि यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न में से किस शासक को महमूद गजनवी ने 15 किले प्रदान किए थे, तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विद्याधर होगा। यानी कि महमूद गजनवी और विद्याधर के साथ दोनों के आस यहां पर संधि होती है, समझौता होता है, और उस समझौते के दौरान महमूद गजनवी विद्याधर को दोस्तों 15 किले दान में दे देता है। इसके उपरांत दोस्तों जो महमूद गजनवी है, यह महमूद गजनवी वापिस अपने क्षेत्र में जाता है और वापिस अपने क्षेत्र में जाकर इसका सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण होता है वह 1025 ईस्वी में होता है। 1025 ईस्वी में जो इसका आक्रमण था दोस्तों, वह गुजरात के अंदर था, और गुजरात के अंदर उस समय यहां पर एक जगह पड़ती है जिस जगह को हम बोलते हैं काठियावाड़। यानी कि काठियावाड़ जो जगह है दोस्तों, यह गुजरात के अंदर पड़ती है। तो यह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण करता है दोस्तों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसके पश्चात हम पढ़ेंगे सोमनाथ मंदिर। इसके पश्चात दोस्तों जो महमूद गजनवी का सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण रहा है और सबसे जो चर्चित आक्रमण रहा है, वह सोमनाथ मंदिर पर ही आक्रमण रहा है। यानी कि जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है दोस्तों, वह 1025 ईस्वी में था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। जो महमूद गजनवी होता है दोस्तों, वो 1024 ईस्वी में गजनवी क्षेत्र से चलता है और मुल्तान के रास्ते से होकर यह गुजरात क्षेत्र में प्रवेश करता है। जैसे यहां पर मुल्तान क्षेत्र है दोस्तों, तो इस मुल्तान क्षेत्र से होकर यह गुजरात क्षेत्र में प्रवेश करता है। उस समय जो गुजरात का शासक होता है दोस्तों, वह शासक होता है भीम प्रथम। यानी कि भीम प्रथम यहाँ का शासक होता है, और जो उस समय यहां सोमनाथ मंदिर स्थित था काठियावाड़ क्षेत्र में, उस समय की जो राजधानी थी वह थी दोस्तों अनहिलवाड़। यानी कि काठियावाड़ की राजधानी जहां सोमनाथ मंदिर स्थित था दोस्तों, उसकी राजधानी का क्या नाम था, अनहिलवाड़ था। वहां का शासक जो था वो भीम प्रथम था। सोमनाथ जो मंदिर है दोस्तों, वह भगवान शिव को समर्पित है।
वह भगवान शिव को समर्पित है। इसके पश्चात दोस्तों जैसे ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो ऐसा बताते हैं दोस्तों कि जो सोमनाथ मंदिर था काठियावाड़ क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इस मंदिर में लगभग प्रतिदिन 10,000 गांवों का चढ़ावा आता था। जो भगवान शिव था यानी कि जो शिवलिंग था दोस्तों, उसके ऊपर जो यहाँ पर भगवान शिव की घंटी थी, उस घंटी को बजाने के लिए एक सोने की जंजीर प्रयोग में लाई जाती थी, जिसका वजन लगभग दोस्तों 200 मन बताया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों 10,000 गांवों का चढ़ावा प्रतिदिन आने की वजह से और अत्यधिक मात्रा में पर यहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात होने की वजह से महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब यहां पर जैसे ही आक्रमण करता है तो भीम प्रथम जो होता है दोस्तों, यह भी अन्य शासकों की भांति यहां पर महमूद गजनवी का सामना नहीं करता और यहां से भाग खड़ा होता है। इसलिए दोस्तों महमूद गजनवी बिना किसी आक्रमण के कारण, बिना किसी युद्ध के कारण, बिना किसी यहां पर विद्रोह क्षेत्र के कारण यही क्षेत्र के ऊपर आक्रमण कर अत्यधिक मात्रा में धन लूटता है और अपने वापिस गजनवी प्रांत की ओर रवाना होता है। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि जैसे ही सोमनाथ मंदिर के ऊपर इसने लूट की थी, लूट करते समय जैसे ही इस क्षेत्र से ये वापस जाता है तो बीच रास्ते में सिंध क्षेत्र के अंदर ही यहाँ पर खोखर जाति और यहाँ पर जो जाटों का कबीला था, वह कबीला बीच रास्ते में इसका रास्ता रोक लेता है। यानी कि ऊंटों के द्वारा और घोड़ों के द्वारा महमूद गजनवी के यहाँ पर जैसे यहाँ हीरे जवाहरात सोना चांदी भारत क्षेत्र से गजनवी प्रांत में ले जाया जाता है, तो यहाँ पर कुछ ऊंटों का रास्ता और कुछ घोड़ों का रास्ता यहाँ पर उन जाटों के द्वारा रोक लिया जाता है। अब जैसे ही महमूद गजनवी प्रांत में पहुंचता है तो यहाँ पर उसको इस चीज का थोड़ा सा डर होता है कि आज तक कोई भी शासक भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि उसने यहाँ पर बीच रास्ते में इसका रास्ता रोक दिया गया हो। इसलिए यह क्या करता है दोस्तों, 1026 ईस्वी में यह फिर से भारत की तरफ रवाना होता है और 1027 ईस्वी में यह जाटों के प्रति आक्रमण करता है और जाटों के प्रति आक्रमण कर दोस्तों यह उनको हरा देता है। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि यहां पर जाटों के प्रति और खोखर जाति के प्रति आक्रमण कर उनके यहां पर काफी अत्यधिक मात्रा में जो यहां व्यक्ति थे उनको यहां पर दास भी बना लिया जाता है। तो 1027 ईस्वी में जाटों के प्रति आक्रमण कर दोस्तों यह वापिस अपने गजनवी प्रांत में चला जाता है। 1030 ईस्वी में दोस्तों 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में हुई। तो महमूद गजनवी ने दोस्तों यहां पर जो भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उनका जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में था दोस्तों, और यह किसके प्रति था? जाटों के प्रति था। और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात 1030 से 1040 ईस्वी तक इसका पुत्र गद्दी के ऊपर बैठता है, जिसका नाम हमें मिलता है मसूद। इसके पश्चात दोस्तों जो महमूद गजनवी है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं कि जो गजनवी क्षेत्र है या गजनी प्रांत है, उस गजनवी प्रांत के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण गजनी क्षेत्र में किसके द्वारा करवाया गया था? महमूद गजनवी के द्वारा करवाया गया था। ऐसा बताते हैं दोस्तों कि जो जामा मस्जिद था, इस जामा मस्जिद के अंदर ही महमूद गजनवी ने जो भगवान शिव की जो प्रतिमा थी, जो शिवलिंग था, उसकी यहां पर शिवलिंग को उसकी जो सीढ़ियां थी, उन सीढ़ियों के अंदर इसको जड़वा दिया गया था। इसलिए यहां से क्वेश्चन आ जाए कि जो यहां सोमनाथ मंदिर के अंदर भगवान शिव का जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, उसके शिवलिंग को यहां पर कहां रखवा दिया गया था, यानी कि किस क्षेत्र में रखवा दिया गया था? तो गजनवी प्रांत के अंदर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के अंदर जड़वा दिया गया था। इसके पश्चात दोस्तों जो महमूद गजनवी था, इसके कार्यकाल के दौरान अनेक प्रकार के यहां विद्वान रहते थे, जिनका यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन मिलता है। महमूद गजनवी के जो प्रमुख यहां पर इतिहासकार थे, उन इतिहासकारों में दोस्तों नाम आता है सबसे प्रमुख अल-बरूनी का। यानी कि इसके शासनकाल में दोस्तों जो इतिहासकार रहता था, सबसे प्रमुख इतिहासकार, उसका क्या नाम मिलता है? अल-बरूनी। यह दोस्तों 1019 से 1020 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने यहां पर भारत क्षेत्र में एक किताब लिखी थी दोस्तों, जिसका यहां पर नाम मिलता है किताब उल हिंद, या फिर दोस्तों तहकीक ए हिंद। यानी कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है दोस्तों? अल-बरूनी है।
यह कब भारत आए थे? 1019 से 1020 ईस्वी में। किसके साथ दोस्तों? यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि यह खगोल के अंदर, यह गणित के अंदर, यह दर्शन शास्त्र के अंदर काफी यहां पर विद्वान था और इसने यहां पर भारत के अंदर आकर पुराणों का अध्ययन किया था। इसलिए दोस्तों यहां से क्वेश्चन आता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था दोस्तों? तो वह अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी था। अल-बरूनी के द्वारा जो किताब उल हिंद लिखी गई है दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि किताब जो उल हिंद है यह कितने अध्यायों के अंदर वर्णित है? तो किताब उल हिंद दोस्तों 80 अध्यायों के अंदर वर्णित है। इसके पश्चात दोस्तों अल-बरूनी के साथ महमूद गजनवी के दरबार के अंदर जो मुख्य इतिहासकार था उसका नाम हमें मिलता है उतबी। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उतबी के द्वारा यहां पर एक पुस्तक लिखी गई थी जो महमूद गजनवी की जीवन शैली पर ही आधारित है, जिस पुस्तक का हमें नाम मिलता है क्या? तारीख ए यामी। यानी कि दोस्तों महमूद गजनवी के दरबार के अंदर ही यहां अल-बरूनी और यहां पर उतबी और तीसरा यहां पर है दोस्तों जिसका हमें नाम मिलता है फिरदौसी, जिसके द्वारा पुस्तक लिखी गई जो है शाहनामा। यानी कि शाहनामा के लेखक कौन है दोस्तों? फिरदौसी। तो अल-बरूनी, उतबी, फिरदौसी, फरूखी, बेहाकी, यह किसके दरबार में रहते थे? तो यह महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इसके पश्चात दोस्तों यहां से एक प्रमुख इतिहासकार और हैं जिन्हें हम बोलते हैं अंसुरी और अज़दी। यानी कि अंसुरी और अज़दी जो थे वह किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इसके पश्चात दोस्तों यहां जो बेहाकी है इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम है यहां पर तारीख ए सुबुक्तगी। तारीख ए सुबुक्तगी, यानी कि यह जो होता है यह महमूद गजनवी का पिता होता है। तो तारीख ए सुबुक्तगीन जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो वह बेहाकी के द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों अल-बरूनी, उतबी, फिरदौसी, फरूखी, बेहाकी, अंसुरी और अज़दी ये किसके दरबार के अंदर रहते थे दोस्तों? तो यह महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इस प्रकार दोस्तों जो महमूद गजनवी है वह महमूद गजनवी के पश्चात जितने भी इसके उत्तराधिकारी हुए थे गजनवी प्रांत के अंदर, यह इतनी ज्यादा सत्ता स्थापित नहीं कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों यहां गजनवी जो प्रांत है वह जैसे ही यहां समय व्यतीत होता जाता है तो इसकी धीरे धीरे जो शक्ति होती है वह कमजोर होती जाती है। और इसी कमजोरी का फायदा यहां पर एक प्रांत ने उठाया था, एक क्षेत्र ने उठाया था, जिस क्षेत्र का नाम था यहां पर गौड़ साम्राज्य। और गौड़ साम्राज्य ने इस गजनवी प्रांत को यहां पर छीन लिया था गजनवी शासकों से, और इसी प्रांत के ऊपर यहां पर एक नए प्रांत की शुरुआत होती है जिसको हम नाम से जानते हैं गौरी साम्राज्य, जिसका यहां पर मुख्य जो शासक है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को माना जाएगा। तो यहां से दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि गौरी साम्राज्य किस प्रकार से भारत के अंदर प्रवेश करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।